जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के करंट अफेयर, और ये जून महीने के करंट अफेयर्स हैं और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, डिस्कस करने से पहले आप अपने साथ जो है पेन और पेपर ले लीजिएगा। जो भी मैं इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ बताऊंगा वो आप उसमें नोट करते जाइएगा, ठीक है। देखिए, ये वीडियो जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है, मतलब कि इंग्लिश में लिखा होगा और मैं आपको उसको हिंदी में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है कि रिसेंटली क्या हुआ कि पटना हाई कोर्ट में जो है नए जजेस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, इनकी नियुक्ति हुई है। तो पटना हाई कोर्ट को देखिए 9 नए जजेस जो है वो मिले हैं। अब देखिए, शुरू में तो केवल 7 नए जजेस थे, बाद में 2 और जजेस को ऐड किया गया था। टोटल जो है 9 जजेस पटना हाई कोर्ट को जो है दिए गए हैं। अब इनकी संख्या जो है, पटना हाई कोर्ट के जजेस की संख्या पहले 28 थी, इनकी संख्या जो है बढ़ के हो गई 37, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है पटना हाई कोर्ट के जजेस की जो पटना में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 53 है, ठीक है। और टोटल अब कितने हो चुके हैं? 37 हो चुके हैं। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट हैं, वो हैं संजय करोल। तो या नाम इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संजय करोल जी जो हैं वो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब देखिए, चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट होती है, जो इनकी नियुक्ति की जाती है, ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1, तो आर्टिकल अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो देखिए, इसके संबंध में जो है पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति अपने मन से जो है अपॉइंट करते थे जजेस को। तो लेकिन बाद में फर्स्ट जजेस केस हुआ, फिर सेकंड जजेस केस हुआ, थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस हुआ। तो उसके हिसाब से जजमेंट दिया गया। हम डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी एक वीडियो डाल देंगे और आप उसको देख सकते हैं, समझ जाएंगे। शॉर्ट में हम यहाँ बता देते हैं। देखिए, जो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अगर सीजीआई को अपॉइंट करना है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, सबसे बड़ा जज होगा, उसी को अपॉइंट किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश, ठीक। उसके बाद जब मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हो गए तो इनके बाद क्या किया जाएगा कि इनके बाद ये जो है एक कॉलेजियम बनाएंगे। मुख्य न्यायाधीश जो है और जजेस को अपने साथ ले करके, अब वो जज जो होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज, वो जो होंगे वो भी सीनियर जज होंगे, ठीक है। तो सीजीआई 2 सीनियर जज के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कॉलेजियम की स्थापना करेगा। वो कॉलेजियम जो है वो नाम जो है भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति जो है उसमें से चुन के किसी एक को जो है जज नियुक्त कर देगा, ठीक है। ये सिस्टम हो गया यहाँ सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, हाई कोर्ट में अगर नियुक्ति करना है तो क्या होता है, तो हाई कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके साथ 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मिलकर जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो हाई कोर्ट, जो स्टेट का जो हाई कोर्ट है, उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 इनके साथ सीनियर मोस्ट जज मिलके अपॉइंटमेंट करते हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, ठीक है। अब इनकी नियुक्ति हो गई, तो इनकी नियुक्ति होने के बाद ये अपने साथ 2 मेंबर और शामिल करेंगे, ठीक है। अपने कॉलेजियम में जो है, ये हाई कोर्ट के जो पटना हाई कोर्ट के जज हैं, अपने साथ 2 लोगों को और शामिल करेंगे अपने कॉलेजियम में, और ये जो है नाम फॉरवर्ड करेंगे किसको? तो मुख्य न्यायाधीश के पास, ठीक है। तो हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस और इनके साथ 2 न्यायाधीश, और ये 3 लोग मिलके जो है नाम जो है फॉरवर्ड करेंगे मुख्य न्यायाधीश और इन 2 जजेस के पास। फिर लोग जो हैं ये फॉरवर्ड करेंगे नाम जो है प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट को जो है उनकी नियुक्ति, जिसका नाम फॉरवर्ड किया जाएगा, तो उनको यहाँ अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति को करना होगा, ठीक है। तो शॉर्ट में ये चीज़ हो गई। आप जाके वीडियो देख लेंगे तो क्लियरली आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक उसका। तो देखिए, जो ये प्रपोजल है, इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न इन द कंसिडरेशन 2 सीनियर मोस्ट जजेस। जैसे हम बताया ना कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो 2 सीनियर मोस्ट जज के साथ क्या करेंगे, ये एक नाम जो है सजेस्ट करेंगे हमारे मुख्य न्यायाधीश को और 2 अदर जजेस को। उसके बाद ये लोग नाम जो है राष्ट्रपति को भेजेंगे और वहाँ पे जो है इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 200 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है, उसको यहाँ पे ये बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो बांका में देखिए, बांका और जमुई में ये बनकर तैयार हुआ है। और बांका में जो है वो 75 मेगावाट का ये एनर्जी जो है वो जनरेट करेगा। वहीं जमुई में जो है वो 125 मेगावाट की एनर्जी जो है ये जनरेट करेगा। तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि एक भारत सरकार का उपक्रम है, तो ये जो है इस प्रोजेक्ट को जो है सेटअप कर रहा है। तो नाम याद रखिएगा, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है ये दोनों प्रोजेक्ट जो है बांका और जमुई में ये शुरू किया गया था सोलर प्रोजेक्ट। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के साथ मिलके सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये तीनों लोग जो है मिलके ये
प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। देखिए प्रेजेंट टाइम में 130 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो अभी हमारे बिहार में ऑपरेटिंग है, जो कि 23 करोड़ यूनिट ऑफ सोलर एनर्जी जो है हर साल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कितनी यूनिट? तो 23 करोड़ यूनिट जो है हर साल ये बिजली उत्पादन करता है। अभी 130 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी बिहार में है। ठीक, जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिर्फ सौर ऊर्जा के हेल्प से, यानी सोलर पावर के हेल्प से, सोलर एनर्जी के हेल्प से हम बिहार में 830 मेगावाट की जो एनर्जी है वो पैदा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो देखिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है, एक बार इमेज में देख लीजिए। यहाँ पे ये है फ्लोटिंग, मतलब ये पानी पे तैरता हुआ जो है एक सोलर पावर प्लांट है। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए है कि रिसेंटली जो है सरकार ने ये पावर प्लांट जो है वो लगाया है फुलवरिया डैम, जो कि नवादा में पड़ता है, और दुर्गवती डैम जो कि कैमूर में पड़ता है। तो जो कि जो फुलवरिया डैम है ये उत्पादन कर सकता है 20 मेगावाट की बिजली, और दुर्गवती डैम के पास जो लगा है वो 30 मेगावाट की बिजली उत्पादन कर सकता है। वहीं बिहार का जो पहला फ्लोटिंग सोलर डैम जो पावर प्लांट था, फ्लोटिंग पावर प्लांट जो बिहार का पहला है, वो 2 मेगावाट का केवल है। वो कहाँ पे है? तो दरभंगा में है। ठीक है, उसका जल्दी ही अभी इनाग्रेशन किया गया था। ए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वुड ऑल्सो हैव बीन इंस्टॉल्ड नियर द कैनाल। अब देखिए जहानाबाद में भी उदयस्थान बैरेज के पास जो है यहाँ पे भी एक सोलर पावर प्लांट स्थापना करने की बात जो है वो चल रही है। यहाँ भी स्थापना जो है एक लगाया जाएगा। अगले साल तक बिहार जो है 410 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्पादन कर सकता है सौर ऊर्जा के हेल्प से, यानी सोलर पावर के हेल्प से जो है बिहार 410 मेगावाट की एनर्जी नेक्स्ट ईयर तक जो है प्रोड्यूस कर सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि देखिए जब वैसे तो नॉर्मली अभी जो हम देखेंगे तो कोयले की हेल्प से जो है बिजली बनती है, तो उसमें क्या होता है कि CO2 का एमिशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस कोयले के जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। और अगर हम 410 मेगावाट जब ये जनरेट होगा यहाँ बिजली, तो हम 630 मिलियन टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पुनैचक पार्क। तो देखिए पुनैचक पार्क जो है वो राजवंशी नगर पटना में पड़ता है। अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे पुनैचक पार्क। यहाँ पे कुछ मेडिसिनल पार्क जो है बनाने की बात चल रही है। यहाँ पे मेडिसिनल पार्क जो है वो बनाया जाएगा, और 800 स्क्वायर मीटर का एरिया में ये मेडिसिनल पार्क जो है ये बनाया जाएगा पुनैचक में। ठीक है, पुनैचक पार्क में। और इसमें 52 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो की गई है। और जो ये मेडिसिनल पार्क्स हैं ये और भी जगह, पटना के अलावा और भी जगह बनाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 2.8 करोड़ की जो पैसा है इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसमें 50 अलग अलग वेराइटीज़ के, यानी जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो 50 अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्लांट्स इसमें प्लांट किए जाएंगे यहाँ पे। और ये जो प्लांट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं इनको हैदराबाद, कोलकाता, हाजीपुर, इन सभी इलाकों से जो है मंगवाया जाएगा। पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास और जमुई के इलाके में जो है ये पौधे लगाए जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज़ चलेगा उसमें भागलपुर, गया, आरा, पूर्णिया और नालंदा में ये पौधे जो है मेडिसिनल पौधे ये लगाए जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, बिहार में हमें गोल्ड रिजर्व देखने को जो मिला है। जो हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि बिहार में करीब जो ये गोल्ड रिजर्व है वो 222.88 मिलियन टन है। ठीक है, तो ये जमुई में प्रेजेंट है बिहार के। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे अभी तक का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, और ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है? तो करमतिया, झज्झा, सोना। ठीक है, इस सारे जमुई डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं। तो ये सारे इलाके जो है ये आते हैं, इसी में जो है हमको गोल्ड रिजर्व देखने को मिला है। और पूरे कंट्री की बात करें तो पूरे कंट्री का ये 44% जो गोल्ड रिजर्व है वो अकेले सिर्फ यहाँ बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, नाम याद रखिएगा इसका। अब देखिए बिहार का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड जो है वो हमको देखने को मिला है। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड का मतलब क्या होता है कि जो है ऊंचाई जो होती है रोड की वो एलिवेशन। ठीक है, तो ये जो सबसे एलिवेटेड रोड है ये मिला है हमको देखने को बिटवीन कच्ची दरगाह से लेके अनीसाबाद तक। तो कच्ची दरगाह जो कि पटना में पड़ता है, पटना से लेके यहाँ अनीसाबाद के बीच में है ये। इसकी लंबाई जो है वो 15 किलोमीटर है, और ये एक 4 लेन रोड है, और NH30 पे बनाया जा रहा है। ठीक है, NH30 बनाया जा रहा है। NH30 क्या है? तो NH30 जो है वो उत्तराखंड को कनेक्ट करता है किससे? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक, उत्तराखंड को आंध्र प्रदेश से कनेक्ट करता है और ये बिहार होते हुए जाता है। और ये जो रोड है वो रिप्लेस करेगा रक्सौल सोनवर्षा बाईपास को। ठीक है, तो 1500 करोड़ के लागत से जो है ये रोड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए तो रिसेंटली पुलिस हेडक्वार्टर पटना के द्वारा कहा गया कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उसमें हमें कमी देखने को मिली है।
ठीक है। तो पुलिस हेडक्वार्टर का ये क्लेम है कि जो भी केस रजिस्टर हुए थे पिछली साल जनवरी फरवरी मार्च 2021 में, उसके मुकाबले में जनवरी फरवरी मार्च 2022 में हमें केसेस में कमी देखने को मिली है। यानी 10 से 34% के बीच में रिडक्शन देखने को मिला है रेप के केसेस में, मोलेस्टेशन के केसेस में, डाउरी यानी दहेज के केसेस में और हरासमेंट के केसेस में। ठीक है, तो इन सारे केसेस में जो है एक गिरावट देखने को मिली है। वहीं साथ ही साथ जो पॉक्सो एक्ट है हमारा, देखिए पॉक्सो एक्ट क्या होता है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये है पॉक्सो एक्ट। तो देखिए जो हमारा पॉक्सो एक्ट है वो आया 2012 में। ठीक है, पॉक्सो एक्ट कब आया, याद रखिएगा 2012 में आया। और इसमें कम से कम 10 साल से लेके जो है उम्र कैद तक की सज़ा होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉक्सो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। यानी अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो वहाँ पे उसके ऊपर जो है ये पॉक्सो एक्ट जो है वो लगाया जाएगा और उसको 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा जो है हो सकती है। ये एक्ट कब आया, तो ये एक्ट आया 2012 में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पॉक्सो एक्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी फरवरी मार्च 2021 में 396 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए थे और वहीं 2022 में केवल 342 जो केसेस हैं वो रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिल्क कंजप्शन इन बिहार। तो देखिए पर कैपिटा जो कंजप्शन है मिल्क का, यानी जो प्रति व्यक्ति दर है एक दिन में जो एक आदमी कंज्यूम कर रहा है मिल्क, वो बिहार में 251 ग्राम है। ठीक है, कितना है, 251 ग्राम है। अगर हम ऑल ओवर एवरेज देखेंगे, पूरे इंडिया का एवरेज देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है 406 ग्राम। तो ठीक है, पूरे नेशनल एवरेज के मुकाबले में बिहार का जो एवरेज है वो बहुत कम है। देखिए 24 लाख लीटर का जो मिल्क है वो कलेक्ट किया जाता है और 3 करोड़ 15 लाख किलो का जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करता है हमारा बिहार हर दिन। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर दिन बिहार कितना प्रोड्यूस करता है, तो 3 करोड़ 15 लाख किलो मिल्क जो है वो बिहार हर दिन प्रोड्यूस करता है। वहीं 26,200 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है हमको बिहार में देखने को मिलती हैं। अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, पहले ये जान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। तो देखिए हमारे संविधान में किया गया था 97th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट यानी 97th संविधान संशोधन जो है वो किया गया 2011 में। ठीक है, और इसके थ्रू जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक संवैधानिक दर्जा जो है यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया। और संविधान में 3 आर्टिकल्स इसके लिए ऐड किए गए, 3 चेंजेस मतलब किए गए। तो पहला था आर्टिकल 19 में ये कहा गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट होगा, यानी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट होगा, ये कहा गया। उसके बाद आर्टिकल 43B 40 DPSP में ऐड किया गया। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आर्टिकल 43B ऐड किया गया और इसमें कहा गया कि प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन की बात की गई, आर्टिकल 43B ऐड किया गया DPSP में। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद ऐड किया गया पार्ट 9B, हमारे संविधान में पार्ट 9B ऐड किया गया जिसमें आर्टिकल ऐड किया गया 243ZH से लेके 243ZT तक। ठीक है, ZT तक है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऐड किया गया कब, 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ 2011 में, इसके द्वारा ऐड किया गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर सिंपल लैंग्वेज में बताएं, जैसे अभी जैसे समझ जैसे अमूल है, ठीक है, अमूल हो गया, जैसे सुधा है, तो ये सब क्या है, ये सब एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, तो 26,200 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो फंक्शन कर रही हैं स्टेट में और इनके साथ 13,05,000 जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो जुड़े हुए हैं। और देखिए बिहार सरकार जो है वो 50% सब्सिडी जो है प्रोवाइड कर रही है अगर आप 2 से 5 जो गाय है वो ख़रीदते हैं। ठीक है, अगर एक गाय पे नहीं मिलेगा या 5 से एक एक्स्ट्रा यानी 6 हो जाएगा तब भी नहीं मिलेगा, 2 से 5 के बीच में अगर जो खरीद रहा है उसको जो है 50% सब्सिडी सरकार देगी इस पर। नेक्स्ट है फ्लड मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो इसकी PDF है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए फ्लड मैनेजमेंट, तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि एक वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया पटना में, और जो वर्कशॉप या ऑर्गेनाइज़ किया गया है इसका टॉपिक था साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फ्लड मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका टॉपिक था और इसमें देखिए कहा गया कि बिहार जो है में 73.6% ऐसे एरियाज़ हैं जो फ्लड से अफेक्टेड हैं, यानी बाढ़ से ग्रस्त जो एरिया हैं वो 73.6% हैं।
और जो एरिया है फ्लड से अफेक्टेड यहाँ यानी बाढ़ से जो अफेक्टेड एरिया है वो 68 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, पहले ये केवल 25 लाख हेक्टेयर था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ के ये 68 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। पहले केवल 25 डिस्ट्रिक्ट जो है बाढ़ से अफेक्टेड थे, अब ये बढ़ के जो है 32 हो चुके हैं। इसी के संबंध में देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं PP मंजूमदार। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं फ्लड्स को रोकने के लिए या उनको पहचानने के लिए कि मतलब किस टाइम पीरियड पे जो है बाढ़ आने वाला है, अगर हम टेक्नोलॉजी का हेल्प यूज़ लेते हैं, हेल्प कर मतलब लेते हैं, तो हम 29% तक जो डैमेज है, जो नुकसान होता है बाढ़ की वजह से, वो हम 29% तक घटा सकते हैं, ये कहा गया। देखिए, जो फ्लड पीरियड है वो अब जून 1 से ही स्टार्ट हो गया है। देखिए, मानसून जो है डेट्स अपने समय से पहले इंडिया में इंटर कर चुका है, और जो फ्लड का जो पीरियड है वो 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में तय किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 दिन पहले ही जो है फ्लड पीरियड स्टार्ट हो चुका है। पहले ये 15 जून से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ये 1 जून से अब स्टार्ट हो गया है। तो टोटल पहले ये 139 डे तक रहने वाला था, अब ये रहेगा 153 डे तक। ठीक है, अब देखिए, एक GPR सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, एंड जो पाटलिपुत्र सिटी है, पटना सिटी है हमारी, उसको वहाँ पे संशोधन किया जाएगा। वहाँ पे जांच जो भी मतलब जो पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको खोद के निकाला जाएगा। तो जो 2500 साल पुरानी पाटलिपुत्र सिटी है, तो उसमें ये जो ये जांच है वो किया जाएगा, और इसको करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस और IIT कानपुर। ठीक है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस और IIT कानपुर जो ये मिलके ये सर्वे का काम करेंगे। ठीक है, और मैप बनाने का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, पाटलिपुत्र जो है, जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को जो है कैपिटल कौन बनाया था, तो ये बिहार PSS में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उज्जैन, तो उज्जैन के द्वारा जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र को कैपिटल जो है बनाया गया था। अब देखिए, इस सर्वे के लिए आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट के द्वारा 8,19,200 रुपये का अप्रूवल जो है दिया गया है। अब देखिए, बात करेंगे बिहार के सेकंड डॉपलर सिस्टम। देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो GPR सर्वे है यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वे, तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वे का ये देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए ये हमारी अर्थ है। ठीक, तो यहाँ से एक मशीन की हेल्प से जो है, जो ये रेडार है उसकी हेल्प से एक बीम भेजा जाएगा। ठीक है, बीम जो है अंदर जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वो उस ऑब्जेक्ट से ये बीम जो है ये टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, और उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ जो है। ठीक है, तो इसी के हेल्प से यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के हेल्प से जो है ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डॉपलर रडार सिस्टम। तो देखिए, डॉपलर रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में, यानी मौसम का जो हाल चाल है वो जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले से एक पटना में मौजूद है, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो इस टाइप का ऐसे उसके ऊपर ऐसे गोल सा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो आपने देखा होगा, तो वहाँ पे लगा हुआ है ये रडार। तो इसी तरह का दूसरा रडार जो है वो पूर्णिया में लगाया जा रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से हम जो है जो भी तूफ़ान वगैरह आने वाले हैं या जो भी रेन एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसको हम पहचान सकेंगे इस रडार की मदद से। ठीक है, तो पहला रडार आप याद रखिएगा कहाँ पे है, पटना में है। ठीक है, पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर में, और दूसरा जो है पूर्णिया में इसका इंस्टॉलेशन जो है वो किया जा रहा है। अगला है हमारा GI टैग। तो देखिए, कुछ बिहार के कुछ स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं जिनको GI टैग दिया जाएगा। तो ये एक नाबार्ड का इनिशिएटिव है, और इसमें खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जो है वो GI टैग दिया जाएगा। देखिए, आप मन में सवाल होगा कि GI टैग है क्या, तो पहले हम GI टैग देख लेते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। तो GI टैग देखिए, एक यूनिक जोग्राफिकल एक साइन दिया जाता है। मतलब जैसे कोई भी अगर सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसको एक अलग पहचान देने के लिए GI टैग जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो GI टैग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस जब वो किसी प्रोडक्ट को सपोज़ करिए जब GI टैग मिल गया, तो इसका मतलब वो जहाँ का प्रोडक्ट है, तो मतलब वहाँ का वो जो एक उसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी, यानी उसकी क्वालिटी रहेगी। ठीक है, कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ उसको जो है सिर्फ वहीं के जो लोग हैं उसको एक तरह से उसका नाम जो है यूज़ कर सकते हैं आगे जो है लोगों को देने के लिए। और ये GI टैग जो है ये दिया जाता है अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके अंडर में ये दिया जाता है। और जोग्राफिकल ये GI टैग देता कौन है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो कि चेन्नई में है, इनके द्वारा GI टैग प्रदान किया जाता है। तो देखिए, भोजपुर का खुरमा, गया का तिलकुट और सीतामढ़ी का बालूशाही, तो यहाँ देख सकते हैं आप
ये खुरमा है, ये तिलकुट है, ये बालूशाही है। तो इसको जो है जीआई टैग दिया जाएगा। और इसके पहले भी जीआई टैग बिहार में मिल चुका है, जैसे कतरनी चावल को मिला है, जर्दालू आम को मिला है, शाही लीची को मिला है, मगही पान को मिला है, और जो मखाना यानी जो लावा होता है मखाना को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कुछ नए स्वीट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया जाएगा। अब देखिए, ह्यूंग सांग के हिसाब से जो बिहार की हिस्ट्री है उस पर जो है कुछ रिसर्च होने वाली है। तो उसके संबंध में बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट कमेटी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन किया है कार्डिफ यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो कार्डिफ यूनिवर्सिटी जो है याद रखिएगा कहाँ पे है, तो ये वेल्स में है। ठीक है, वेल्स कहाँ पड़ता है, तो यूनाइटेड किंगडम UK में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 3 साल तक इनका जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU है, ये साइन हुआ है। और यहाँ पे जो भी जांचें हैं वो कंडक्ट की जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे साइट्स आइडेंटिफाई किए कि कहाँ कहाँ जांच जो की जाए, कहाँ कहाँ उत्खनन जो है वो किया जाएगा। तो पटना, जहानाबाद, गया, नवादा और नालंदा के इलाकों में जो है ये रिसर्च किया जाएगा। और डुंगेश्वरी हिल्स जो कि गया में पड़ता है, यहाँ पे हमें एक स्तूपा जो है देखने को मिला है, यहाँ भी जो है रिसर्च किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ स्कल्पचर्स हमको देखने को मिले हैं जहानाबाद, दरऊत में, तो यहाँ पे भी जो ये जांच है वो की जाएगी। बात कर लेते हैं ह्यूंग सांग की। तो ह्यूंग सांग जैसा कि हम जानते हैं एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो है BPSC में ये रिपीट हो चुका है। देखिए, तो ह्यूंग सांग जो हैं ये इंडिया आए थे कब, तो हर्षवर्धन के टाइम पे ये इंडिया आए थे, और करीब 25 साल तक, अरे सॉरी 15 साल तक जो है ये यहाँ रहे। 630 से 645 AD तक ये यहाँ रहे थे। और इंडिया से वापस जाने के बाद जब इंडिया से ये वापस गए अपने देश चाइना, तो इन्होंने एक किताब लिखी CU की। ठीक है, इसको बोला था रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़, इनके द्वारा ये, जिसमें पूरे डिटेल में जो है इंडिया का उल्लेख किया गया कि कैसा गवर्नेंस है, कैसे लोग हैं वहाँ के, क्या इंडिया का कल्चर है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो उल्लेख है CQ ने अपनी किताब में किया हुआ है। तो अब इसी के संबंध में जो है इनकी किताब के ही आधार पे ये कार्डिफ यूनिवर्सिटी है UK की, और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट कमेटी, इनके द्वारा जो है ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा कि बिहार पुलिसमैन। देखिए, बिहार पुलिस में एक स्पेशल टास्क फोर्स होती है। तो स्पेशल टास्क फोर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है बोधगया में। ठीक है, और ये ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे 200 जवान को ट्रेनिंग दिया सकता है एक बार में, और इसका कंस्ट्रक्शन 2015 में शुरू हुआ था। और देखिए, STF का गठन बिहार पुलिस में किया गया था सन 2000 में। ठीक है, तो 2000 में भी STF का गठन किया गया था। STF जो होती है स्पेशल टास्क फोर्स, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो स्पेशल टास्क होते हैं, यानी जो बड़े क्राइम्स होते हैं या स्पेशल ऐसे क्राइम्स जो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो सारे क्राइम जो है वो स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो सॉल्व करने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो प्रोडक्शन बिहार में। तो देखिए, हमारे बिहार में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैंगो का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमें कोई मैंगो की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो हमें बिहार में देखने को नहीं मिलती है। ठीक, तो देखिए, मैंगो जो है बिहार में जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसका 50% जो है केवल मैंगो ही होता है। अगर इंडिया में शेयर देखें बिहार का, कि बिहार का क्या शेयर है इंडिया में ऑल ओवर जो मैंगो प्रोड्यूस होता है उसमें, तो 11% शेयर है। ठीक, 1 लाख हेक्टेयर पे फैला हुआ है, और हम लोग एक साल में 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का आम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बिहार का चौथा स्थान है हमारे देश में मैंगो प्रोड्यूस करने के मामले में। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर पहला, दूसरा, तीसरा किसका है। ठीक है, तो पहला देखिए, याद रखिएगा, पहला यूपी का है। ठीक, दूसरा आंध्र प्रदेश का है, और तीसरा कर्नाटका का है। ठीक, चौथा हमारे बिहार का ही हो गया, और पांचवा है गुजरात का। 5 बता दिए हम आपको, याद रखिएगा। और अगर ये भी जानना है कि यूपी में कितना होता है, तो यूपी में होता है ऑल ओवर इंडिया का 23.47% जो है वो आम उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अब देखिए, तरह तरह की वैरायटीज़ है मैंगो की, जैसे मालदा, बॉम्बे, जर्दालू, जर्दा, सफ़ेदा, सेपिया, सुक्कुल और गुलाब बख्श। ठीक है, और दरभंगा में होता है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, और भागलपुर का जो इलाका है यहाँ पे होता है आम। बिहार में देखिए 23 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए गए थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। ठीक है, एक प्रोडक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के साथ जो है सेलेक्ट किया गया था, कि मतलब जैसे सपोज करिए चंपारण है, चंपारण में जो है ये प्रोडक्ट होगा। तो वैसे वैसे केवल आम को केवल 3 डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए, यानी अरवल, मधेपुरा और भागलपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आम को अलॉट किया गया, जर्दालू मैंगो को। अब देखिए, बिहार का तीसरा स्थान है मेज़ प्रोड्यूस करने में, यानी जो भुट्टा होता है हमारा, तो उसको उसमें जो है तीसरा स्थान है बिहार का। अब यहाँ भी पहला, दूसरा, कौन है, तो देखिए, पहला जो है मेज़ में तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा भुट्टा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। दूसरा जो है वो आपका महाराष्ट्र में होता है। ठीक,
तीसरा तो हमारा बिहार में ही है, चौथा तेलंगाना में है, चौथे नंबर पर तेलंगाना है, पाँचवें नंबर पे गुजरात है। याद रखिएगा, ठीक है। पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे तेलंगाना और पाँचवें पे गुजरात। वहीं आम के मामले में यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद कर्नाटका में होता है, चौथे नंबर पे हमारा बिहार है और उसके बाद पाँचवें नंबर पे गुजरात है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जो है 15% मिनिमम वेज जो है वो बढ़ाया गया है, यानी जो न्यूनतम वेतन होता है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो जो अनऑर्गेनाइज या अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके में बढ़ोतरी की गई है 15% की। अब उनको एक दिन में 366 रुपये मिलेंगे, यानी लगभग जो है 11,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको दिया जाएगा। तो इसकी वजह से जो 28 तरह के एम्प्लॉयमेंट्स में जो वर्कर्स लगे हुए हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। अगला टॉपिक है हमारा राठौर रिवर के बारे में। तो देखिए, राठौर रिवर के ऊपर जो है डैम बनाने की तैयारी चल रही है। तो याद रखिएगा राठौर रिवर कहाँ है, इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, राठौर रिवर जो है वो नेपाल के हिमालय रेंज से निकलता है, ठीक। नेपाल के हिमालय रेंज से निकलता है और बिहार में एंटर करता है, ठीक। तो यहाँ पे एक डैम का जो प्रोजेक्ट है वो पास किया गया है और ये डैम का लोकेशन देख लीजिए। तो नेपाल के नो मैंस लैंड से, नो मैंस लैंड मतलब होता है जहाँ पे किसी का कोई कब्जा ना हो, ठीक है। ना तो नेपाल का होगा, ना तो इंडिया का होगा। तो यहाँ पे नेपाल के नो मैंस लैंड से लेकर सीतामढ़ी जो कि बिहार में पड़ता है, निशा रोड तक, यहाँ तक जो है डैम बनाया जाएगा और इसके लिए 222 एकड़ की जो ज़मीन है वो एक्वायर किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेशनल फूड लेबॉर्ट्री की। तो देखिए, नेशनल फूड लेबॉर्ट्री मनसुख मंदविया हैं। तो मनसुख मंदविया जो हैं ये हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मंदविया जी। इनके द्वारा जो है नेशनल फूड लेबॉर्ट्री का जो है उद्घाटन किया गया है रक्सौल, बिहार में, ठीक है, जो ईस्ट चंपारण में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है रक्सौल। तो यहाँ पे 5 जून 2022 को जो है यहाँ पे नेशनल फूड लेबॉर्ट्री का उद्घाटन किया गया है। नेशनल फूड लेबॉर्ट्री का काम क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि जो भी फूड्स है तो यहाँ चेकिंग होगी, फूड में कितनी कहाँ पे मिलावट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रही है, जांच एक तरह से यहाँ किया जाएगा नेशनल फूड लेबॉर्ट्री में, ठीक है। अब देखिए, महात्मा गांधी सेतु के बारे में है। तो जो पूर्वी छोर था महात्मा गांधी सेतु का वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यूनियन होम मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के हैं नितिन गडकरी जी। इनके द्वारा जो है महात्मा गांधी सेतु का जो ये ईस्ट साइड का जो इनाग्रेशन है वो पूरा कंप्लीट किया गया। 7 जून 2022 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए, जो ये ब्रिज है ये लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज बन चुका है पूरे देश में, ठीक है। पूरे कंट्री में ये लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा जो स्टील ब्रिज है वो बन चुका है। इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर की है और इसमें 66.380 टन का जो है लोहा इस्तेमाल किया गया है, आयरन इस्तेमाल किया गया है। 2017 से ही कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, अब जाके 2022 में ये कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। इसके पास में ही देखेंगे तो एक 4 लेन का और ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि 6 किलोमीटर लंबा है। तो गांधी सेतु के पैरेलल ही इसको बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सितंबर 2024 तक जो है ये बनकर तैयार होगा और इसमें करीब 29,026.42 करोड़ की जो लागत है वो आएगी, ठीक है। तो मेन चीज़ याद रखने वाली ये है कि याद रखिएगा आप कि जो ये ब्रिज है ये लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है कंट्री में, इसकी लेंथ 5.6 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो पुराना वाला गांधी सेतु था उसको बनाया गया था गैमोन इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, 1982 में, जो कि नॉर्थ साइड को साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार जो है उसको कनेक्ट करता था साउथ बिहार से, क्योंकि गंगा नदी जो है देखेंगे तो आप बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है ना, तो वह नॉर्थ को बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट करने का काम करता था। तो कहाँ करता था, तो देखिए NH30 पटना वाला और हाजीपुर वाला NH19 इसको कनेक्ट करता था ये। ही ऑल्सो लेट द फाउंडेशन स्टोन। अब देखिए कुछ काम जो है इनके द्वारा और किए गए, ठीक है, करीब 13,585 करोड़ के देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, मुंगेर भागलपुर मिर्ज़ापुर का जो 4 लेन है वो शुरू किया गया। औरंगाबाद और छोरदहा का जो झारखंड बॉर्डर के पास पड़ता है यहाँ 6 लेन रोड की शुरुआत की गई। और बेगूसराय टाउन में जो है 4 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है इसका उद्घाटन किया गया। और एम्स पटना टू नौबतपुर 2 लेन रोड की जो है शुरुआत की गई। अब बात करें बिहार में जो रोड का नेटवर्क है उसकी, तो 2.91 लाख किलोमीटर टोटल बिहार में रोड्स हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो पूरे बिहार में जो रोड की लंबाई है वो कितनी है, तो 2.91 लाख किलोमीटर। ऑल ओवर इंडिया में हम देखेंगे तो 62.16 लाख किलोमीटर टोटल रोड है हमारे इंडिया में।
ठीक है। अगर 10,000 किलोमीटर पे देखें तो 10,000 किलोमीटर पे लंबाई है 3,086 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इंडिया का यहाँ एवरेज है 10,000 किलोमीटर पे 1,617 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बिहार का इंडिया के मामले में बिहार का जो एवरेज है 10,000 किलोमीटर पे का वो ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ से ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि हाईएस्ट रोड नेटवर्क कहाँ पे है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रोड्स है वो कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा रोड्स। अब देखिए फ्लड प्रोन एरियाज़, ठीक है, मतलब जहाँ ज़्यादा बाढ़ आता है वैसे एरियाज़। तो 334 जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें से टॉप 5 जो हैं वो समस्तीपुर है, पटना, डेहरी, वीरपुर और कटिहार, ये टॉप 5 में है। देखिए राजगीर में एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग की जो उद्घाटन है वो किया गया, और ये बिल्डिंग जो है बनाया गया है कुछ जो डोमेस्टिक और जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके लिए, यानी जो घरेलू जो टूरिस्ट होंगे और जो विदेशी यात्री होंगे उनके लिए ये इनका इनॉग्रेशन जो है किया गया है। और यहाँ पे इनको सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। और देखिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने इसके लिए अप्रूव किया है 16.83 करोड़ रुपए इसके सुंदरीकरण के लिए। और यहाँ जो भी टूरिस्ट फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो विश्व शांति स्तूप के पास जो है वो उपलब्ध करवाई गई हैं। तो यहाँ पे कुल लागत जो लगी है वो 16.83 करोड़ की लगी है, ठीक है। राजगीर में उद्घाटन हुआ है इसका। अब बात करते हैं ट्राई के बारे में। देखिए ट्राई, इसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 20 फरवरी 1997 को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके द्वारा एक पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो इसके द्वारा जो है ट्राई जो है उसको बनाया गया था। देखिए रिसेंटली ट्राई के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है इंटरनेट के एक्सपेंसन को लेके कि इसमें बताया गया है कि 2015 के मुकाबले में अभी जो है कितने लोग ज़्यादा इंटरनेट जो है यूज़ कर रहे हैं। देखिए नेशनल लेवल पे देखेंगे तो 30.2 करोड़ लोग थे 2015 में, जो कि अब बढ़ के 82.5 करोड़ हो चुके हैं, ठीक है। तो 173% का जो इंक्रीज़ है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो 2015 में 1.7 करोड़ यूज़र थे केवल, और 2021-22 में ये बढ़ के 5.5 करोड़ हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए बिहार के जो अर्बन इलाके में इसमें से 2.08 करोड़ हैं, वहीं रूरल जो इलाका है वहाँ पे 3.46 करोड़ है, यानी शहर के इलाके के लोग कम यहाँ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और रूरल के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। रूरल के इलाके में हमको जो देहात के इलाका है उसमें 338% का इंक्रीज़ हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे केवल 173% का इंक्रीज़ है, और केवल यहाँ बिहार में रूरल का जो इलाका है वहाँ पे 338% इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है हमारा बिहार के जो खादी मार्केट है, जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट है उसके बारे में। तो एक एमओयू साइन किया गया। देखिए एमओयू जहाँ भी आएगा वो समझ लीजिएगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक समझौता। तो साइन किया गया बिहार स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के बीच में, ठीक है। तो ये लोग जो है खादी जो है अपने मतलब ऑनलाइन जो है लोग डालेंगे और उसके बाद जो है बाकी पूरे वर्ल्ड में जो है बेचेंगे, ठीक है। तो एक ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है, और ये ई कॉमर्स पोर्टल जो है वो प्रिपेयर किया गया है उपेंद्र नाथ मराठी शिल्प संस्थान के द्वारा, जिसमें 250 प्रोडक्ट जो है वो अपलोड किए गए हैं, ठीक है। और बाकी अभी और अपलोड किए जाएंगे। तो इसमें से 300 हैंडीक्राफ्ट जो हैं ये फ्लिपकार्ट बेचेगा और 800 जो हैं वो अमेज़ॉन बेचेगा, पूरे वर्ल्ड में बेचा जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक पार्क। तो ट्रैफिक पार्क यहाँ एक बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इस टाइप का होता है जहाँ पे लोग जाते हैं और अपना मतलब आप जाके यहाँ पे सीख सकते हैं ट्रैफिक के नियम कैसे पालन किया जाता है, क्या किया जाता है, सभी चीज़ें यहाँ जानने को मिल जाएंगी। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है ताकि जो एक एक्सीडेंट का जो रिस्क होता है उसको कम किया जा सके। तो पहला ये शुरू किया जाएगा वीर कुंवर सिंह पार्क में। तो 4900 स्क्वायर फीट में जो है ये पटना में शुरू किया जाएगा। और ये देखिए पहला फर्स्ट परमानेंट ट्रैफिक पार्क होगा बिहार का, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इसके 10 साल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का मानसून सेशन, ठीक। तो देखिए मानसून देखिए 3 टाइप के सेशन होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है बजट सेशन, इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला है हमारा बजट सेशन जो कि फरवरी से लेके मई के बीच में चलता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा मानसून सेशन जो इसमें हम देखेंगे, ठीक है, वो ये चलता है जुलाई से लेके सितंबर के बीच में। वहीं हमारा तीसरे नंबर पे आता है विंटर सेशन,
ठीक है। विंटर सेशन जो है वो चलता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक, तो देखिए मानसून सेशन जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का है वो स्टार्ट हुआ 24 जून 2022 को और केवल 5 दिन चला 30 जून तक। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 174 है वो बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोपोगेशन की और डिसोल्यूशन की। ठीक है, मतलब जो भी सेशन होगा स्टेट लेजिस्लेचर के का उसका उसके प्रोपोगेशन की और उसके डिसोल्यूशन की बात करता है आर्टिकल 174। वहीं आर्टिकल 174 क्लॉज 1 बात करता है कि गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस एज ही थिंक फिट। मतलब जो हमारे राज्यपाल होंगे वो टाइम टू टाइम जो है वो हाउस को समन करेंगे। ठीक है, हाउस को निर्देश देंगे या वो एक प्लेस डिसाइड करेंगे जहाँ पे हाउस की मीटिंग कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 174 क्लॉज 1 ये बोलता है। तो मानसून सेशन जो है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का वो केवल 5 दिन तक चला, 24 जून को शुरू हुआ और 30 जून को ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या IMR भी इसको बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले जान लेते हैं क्या होता है। देखिए 1000 बच्चों पे, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है और वो पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही मर जाते हैं, तो ये काउंट किया जाता है एक प्रति 1000 बच्चों पे। तो 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मर रहे हैं तो उसके हिसाब से काउंट किया जाता है। तो देखिए सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये 2020 की रिपोर्ट आई है और इसमें जो है नेशनल लेवल पे हमें देखने को मिलेगा कि 1000 बच्चों पे 28 बच्चे जो है वो मरते हैं। वहीं बिहार में ये संख्या जो है 27 है। तो पहले के मुकाबले में बिहार में गिरावट देखने को मिली है, 2 डिजिट की गिरावट देखने को मिली है। देखिए 2015 में ये 42 था, यानी 1000 पे 42 था, फिर 38 हुआ, 35 हुआ, 32 हुआ, 29 हुआ और इस समय जो 2020 वाला है, 2020 वाला जो है ये 27 है। तो 2 अंक की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम्स में। ठीक है, आप आंसर राइटिंग में आप इसको जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो देखिए इसमें जो है एजुकेशन को लेकर के कुछ रिपोर्ट जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के द्वारा रिलीज़ किया गया है और कहा गया है कि जो बिहार में 83% ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 5 में पढ़ते हैं और 88% ऑफ जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ते हैं उनको क्या टीचर पढ़ा रहा है ये समझ ही में नहीं आता। ठीक है, ये कहा गया है। और बिहार के 5588 स्कूल्स 1,70,564 बच्चे और 24,429 टीचर्स के द्वारा जो है इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पार्टिसिपेट जो है किया गया। देखिए बिहार की जो टोटल लिटरेसी रेट है यानी जो साक्षरता दर है वो 69.83% है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल जो मेल और फीमेल लिटरेसी दर है, तो जो मेल दर है वो 70.32 है, जो फीमेल दर है वो 53.57 है। अगर उसको रूरल लिटरेसी रेट के हिसाब से देखें तो जो हमारा रूरल लिटरेसी रेट है वो 43.9% है। ठीक है, वहीं देहात में जो मेल्स हैं उनका जो साक्षरता दर है वो 57.1 है और जो फीमेल है उनका 29.6% है। तो याद रखिएगा टोटल ओवरऑल जो बिहार का जो साक्षरता दर है वो 69.83 है। तो ये सबसे नीचे है। अगर पूरे कंट्री में हम देखेंगे तो साक्षरता के में जो है बिहार सबसे लास्ट में आता है। नेक्स्ट है हमारा ई श्रम पोर्टल। तो देखिए ई श्रम पोर्टल जो है ये सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और इसमें कहा गया है कि जो भी वर्कर्स होंगे वो अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करेंगे। तो करीब करीब इसके अंदर जो है 2,82,00,000 वर्कर्स के द्वारा रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा चुका है और इस 2,82,00,000 में से 1,39,00,000 जो हैं वर्कर्स यानी 49.52% जो वर्कर्स हैं वो फार्मिंग सेक्टर से आते हैं, यानी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। जैसे देखिए कैसे, तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर से रजिस्ट्रेशन हुआ है 139.95 यानी 1,39,000 के करीब, सॉरी 1,39,00,000 के करीब में। और डोमेस्टिक वर्क में रजिस्ट्रेशन हुआ है 41.66। ठीक है, तो 41.66 लाख के करीब में। कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो 28.01 लाख। वहीं मिसलेनियस है सब कुछ मिला के 10.01 है और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5.66 लैक्स है। अब देखिए ये कहा गया कि 18 से 40 साल के जो उम्र के लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो 65.23% हैं जो इसमें रजिस्टर हुए हैं ई श्रम पोर्टल पे। वहीं जो 40 से 50 साल के बीच हैं उनकी संख्या 19.92% है और 50 साल के ऊपर के लोग 10.79% के आसपास हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि ई श्रम पोर्टल में हम 3.5 करोड़ जो वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर करें ऑनलाइन।
अब देखिए कैंपेन चलाया गया है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो देखिए चाइल्ड लेबर जो है ये आता है किस किस आर्टिकल में, आप ये कमेंट में हमको बताइए कि चाइल्ड लेबर एक फंडामेंटल राइट्स के आगे में आता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किस फंडामेंटल राइट्स में आता है कि एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो देखिए वैसे इसमें लिखा ही हुआ है, क्या बताएंगे, या इसमें लिखा हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए एक कैंपेन वुड बी रन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। एक कैंपेन जो है शुरू किया गया है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन जो है शुरू किया गया है और 1 जून से ये 30 जून तक चला है ये पूरे स्टेट में। देखिए आर्टिकल 24 जो है हमारे संविधान का, ये कहता है कि कोई भी बच्चा जो है जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो किसी भी फैक्ट्री में उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे जो मतलब जो ऐसे खतरनाक जो पदार्थ है वो बन रहे हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है उसको, ठीक है। तो मतलब हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट की यहाँ बात हो रही है। अब वैसे आप देखे होंगे कुछ बच्चे चाय की दुकान पे काम करते हैं, तो क्या वो वहाँ काम नहीं कर सकते अगर उनकी उम्र 14 साल से कम है? तो वो कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, ज़बरदस्ती नहीं कोई करवा सकता उनसे, अपने मन से वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि अगर वो बच्चा जो है मान लीजिए कि वो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ केमिकल्स बनते हैं या कोई खतरनाक फैक्ट्री है, वो उसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है, वहाँ पे रोक है। तो इसके लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 है, ठीक है। तो इसमें 14 साल से जो कम बच्चे हैं वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जो है काम नहीं करेंगे, जहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे केमिकल्स या कुछ खतरनाक मटेरियल्स का जो इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसको खतरा हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। तो देखिए यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है कुछ अमाउंट ऑफ मनी एलोकेट किया गया है, तो करीब 7 लाख रुपए जो है हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है और हर स्कूल को 10,000 रुपये दिया गया है ताकि वो कैंपेन चला सके और तंबाकू के प्रति लोगों को जागरूक कर सके कि तंबाकू मतलब लेने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया गया है, पटना, दरभंगा, मुंगेर, लखीसराय और सुपौल में, ठीक है। इसमें 7 लाख रुपए दिया गया है हर डिस्ट्रिक्ट को, 10,000 मतलब हर स्कूल को जो है 10,000 रुपये मिला है, हर डिस्ट्रिक्ट को 7 लाख रुपए दिया गया है लगभग। और देखिए इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है करीब 2660 स्कूल में, इसको इम्प्लीमेंट किया जाने का जो टारगेट है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। वहीं देखेंगे तो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 में कंडक्ट किया गया था और इसमें इस सर्वे में ये कहा गया कि बिहार के 7.3% जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो जो कि 13 से 15 साल की उम्र के बीच हैं, उनके द्वारा जो है तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फिक्स प्रोडक्शन इन बिहार। देखिए एक रिकॉर्ड इंक्रीज देखने को मिला है फूड आइटम्स में, तो बिहार जो है चौथे स्थान में पहुंच गया है मछली के उत्पादन में। 2007-8 में 2,88,000 टन उत्पादन होता था, वहीं 2021-21 में हमको 7,62,000 टन देखने को मिला है। मिल्क के प्रोडक्शन में भी जो है इंक्रीज़ हुआ है, लगभग मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे हमें डबल देखने को मिला है। 2007-8 में जो है 57,07,000 था, वहीं 2020-21 में जो है ये 1,15,00,000 के ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है। और वहीं एक का जो प्रोडक्शन है वो 30 लाख के ऊपर पहुँच चुका है, ठीक है। ये 2007-8 में कुल 10 लाख के आसपास था। द टारगेट इज टू कंस्टिट्यूट 7,000 न्यू मिल्क सोसाइटीज़। अब देखिए यहाँ टारगेट ये रखा गया है कि 7,000 नई जो मिल्क की सोसाइटीज़ हैं 2024-25 तक बनाया जा सके, ठीक है, ताकि गांव-गांव तक जो है हम मिल्क जो है पहुंचा सकें। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस। देखिए कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे आप लोग सुने होंगे सीएनजी होता है ना, ये तो मेथेन होता है, CH4 मेथेन, ये भी एक नेचुरल गैस है। तो मेथेन का जो हिस्सा है तो 90% मेथेन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस में। कंप्रेस्ड बायोगैस विच हैज़ मेथेन कंटेंट ऑफ मोर देन 90%। 90% जो है मेथेन यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस में प्रेजेंट है। कंप्रेस्ड बायोगैस हैज़ कैलोरीफिक वैल्यू एंड अदर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू सीएनजी। तो सीएनजी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वही सेम प्रॉपर्टी सीबीजी की भी है, और इसको हम इजीली ऑटोमोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, यानी गाड़ियों में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक सीबीजी प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा पटना में, मुजफ्फरपुर में और बिहटा में, ठीक है। और बायोगैस प्रिपेयर किया जाएगा यहाँ पे एग्रीकल्चर वेस्ट का इस्तेमाल करके, यानी जो खेती से जो वेस्ट उत्पन्न होता है उन वेस्टों का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे हम सीबीजी जो है वो बनाएंगे। 5,000 सीबीजी प्लांट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है पूरे देश में, और बिहार में 106 प्लांट्स ऐसे इंस्टॉल किए जाएंगे। देखिए 17 एथनॉल प्लांट। देखिए एथनॉल क्या होता है, तो जैसे आप सुनोगे पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है एथनॉल,
ताकि पोल्यूशन कम हो, ठीक है। एथनॉल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो व्हीकल का जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। तो 17 ऐसे एथनॉल प्लांट्स जो हैं वो बिहार में अप्रूवल उनको मिल चुका है। और चाइना के बाद जो लार्जेस्ट एथनॉल प्लांट होगा वो आरा का होगा, ठीक है। टोटल सीएनजी स्टेशन देखिए बिहार में अभी 60 है, और सरकार का ये एम ये है कि 2023 तक इसको बढ़ा के 200 कर दिया जाए। अभी 60 है, इसको बढ़ा के 2023 तक जो है 200 सीएनजी स्टेशन बनाने का लक्ष्य है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा एक्जोटिक व्हीकल्स वेजिटेबल्स। तो देखिए एक्जोटिक सब्जियां क्या होती हैं। तो जो ऐसी सब्जियां होती हैं मतलब जो हाई क्वालिटी की रिच इन न्यूट्रिशन सब्जियां जो होती हैं उनको हम एक्जोटिक वेजिटेबल जो है बोलते हैं। तो सरकार ने ये डिसाइड किया है कि एक्जोटिक वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जाएगा। ये यूज़ किया जाता है सलाड्स वगैरह में। तो ऐसी जो वेजिटेबल्स हैं ये कॉमर्शियली जो है कल्टीवेट किए जाते हैं, ठीक है। कॉमर्शियली के कॉमर्स के उद्देश्य से जो है बेचने के उद्देश्य से ही इनका कल्टीवेशन जो है किया जाता है, क्योंकि इनका जो दाम है मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है, हाई प्राइस पे बहुत ही बिकते हैं। यहाँ तक कि इंडिया से बाहर भी इनको इम्पोर्ट किया जाता है। तो देखिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू सेटअप नर्सरी एट चंदी नालंदा एंड देसरी वैशाली। तो एक जो है नर्सरी सेटअप किया जाएगा इसी एग्जोटिक जो वेजिटेबल्स हैं इनके संबंध में, नालंदा में और वैशाली में। प्लांट्स वुड बी गिवन टू द फार्मर्स, और जो यहाँ पौधे दिए जाएंगे किसानों को वो आधे दाम पे दिए जाएंगे। देखिए जैसे शिमला मिर्च लगाया जाएगा, चेरी हो गया, टोमेटो हो गया, कुकम्बर हो गया, ठीक है, और कॉलीफ्लावर हो गया, और कुछ पिकल्ड वेजिटेबल जो है वो यहाँ पे उगाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बजट के बारे में। तो देखिए सप्लीमेंट्री बजट जो है वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मंगल पांडे जी के द्वारा जो है वो रखा गया। तो ये इस साल का जो है पहला सप्लीमेंट्री बजट है। इसमें 43,995 करोड़ जो है वो पैसे जो है जारी किए गए। 24 जून 2022 को जो है ये पेश किया गया था। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट होता क्या है। तो देखिए सप्लीमेंट्री बजट जो है ये एक तरह से स्टेट डिपार्टमेंट का रिक्वेस्ट होता है। उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मान लीजिए कि बजट जो पहले पेश हुआ था उसमें कुछ कमी हो जाती है और खर्चा पूरा नहीं हो पाता, तो उसके बाद जो है ये बजट जो है उस खर्चों को पूरा करने के लिए ये बजट जो है पेश किया जाता है। इसमें देखिए एनुअल स्कीम्स में 25,765 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटेड एक्सपेंडिचर में 17,954 करोड़, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जो है 5,45,098 करोड़ रुपए। तो ये जो है ये सब जो स्कीम्स है उसके द्वारा दिए गए थे। और जो ये सप्लीमेंट्री बजट है अब इसके पैसे कहाँ लगेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए समग्र शिक्षा अभियान में 9,400, ये टेबल देखिएगा, 9,400 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे। वहीं पीएम आवास योजना उसमें 17,096 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और कास्ट बेस्ड जो सर्वे होने वाला है, जातिगत आधार पर जो सर्वे कंडक्ट किया जाएगा उसमें 500 करोड़ रुपए लगेंगे। और पटना में मेट्रो बनाने के लिए जो ज़मीन खरीदी जाएगी उसमें 250 करोड़ रुपए लगभग लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल रग्बी चैम्पियनशिप 2022 के बारे में। तो ये चैम्पियनशिप जो है ये पटना में कंक्लूड हुआ 12 जून 2022 को। पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ जो कि कंकड़ बाग में पड़ता है। और यहाँ पे जो महिला का कंपटीशन था, महिलाओं में बिहार का मुकाबला वेस्ट बंगाल से हुआ, ठीक है। तो बिहार यहाँ जीत गया 15-5 से। और मेन में हरियाणा जीता है, दिल्ली से मुकाबला हुआ था तो 15-0 से यहाँ जीत मिली है। तो देखिए मेन में हरियाणा को गोल्ड मिला है, दिल्ली को सिल्वर मिला है, वेस्ट बंगाल को ब्रॉन्ज मिला है। वहीं वुमेन रग्बी चैम्पियनशिप में बिहार को गोल्ड मिला है, वेस्ट बंगाल को सिल्वर मिला है और उड़ीसा को ब्रॉन्ज मिला है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स। तो देखिए बिहार को पहला मेडल मिल गया, अपना पहला गोल्ड मेडल खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स में, ठीक है। तो ये बिहार के भोला कुमार हैं, ये जहानाबाद के रहने वाले हैं और इनको वेट लिफ्टिंग में यानी भारोत्तोलन में जो है इनको गोल्ड मेडल मिला है। और ये स्नैच राउंड जो जीते 127 स्नैच जीते हैं और 155 इन्होंने क्लीन जर्क जो है वो दिया था। तो नाम इनका याद रखें, नाम इनका इंपॉर्टेंट है, भोला कुमार। इनको वेट लिफ्टिंग में जो है मिला है गोल्ड मेडल, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स में। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जहानाबाद के रहने वाले हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा नेशनल एजुकेशनल एक्सलेंट अवार्ड। तो देखिए ये अवार्ड जो है ये आयुषी सिंह और राजहंस सिंह को दिया गया है बिहार में जो है एजुकेशन के फील्ड में काम करने के लिए। तो ये लोग जो हैं ये जो स्लम्स एरिया हैं बिहार में वहाँ जाके जो है बच्चों को ये पढ़ाते थे, ठीक है। और जो पढ़ने का जो सामान है, किताब कॉपियाँ ये उपलब्ध करवाते थे। तो उसी के लिए जो है इनके इस अच्छे काम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और देखिए ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ कहाँ किया गया था? तो ब्रीच कैंडी ऑडिटोरियम जो कि मुंबई में है, यहाँ पे ये अवार्ड जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो
इस मंथली करंट अफेयर की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।